तो भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो काफी दिन हो गए, 10 दिन हो गए हम लोग वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं प्रीलिम्स का, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत मैटर भी बनाना होता है आपको देने के लिए। लेकिन आपसे कोशिश करूंगा कि डेली आपका एक वीडियो तो आए, फिर से वही जो शेड्यूल हमारा चल रहा था वही चलता रहेगा। साथ ही साथ चैनल अगर आप रेगुलरली विजिट कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि एक मेंस का भी हम लोग वीडियोस ला रहे हैं, और मेंस का जिसमें आंसर राइटिंग डिस्कशन कर रहे हैं। अब थोड़ा समय है ना प्रीलिम्स को, तो थोड़ा आंसर राइटिंग पे भी फोकस कर लीजिए। तो वो वीडियोस देखिए, अपना आंसर राइटिंग भी साथ साथ चलाते रहिए। और अभी यहाँ पे प्रीलिम्स तो हम लोग दे ही रहे हैं आपको, तो उसको रेगुलर बेसिस पे प्रीलिम्स भी आप पढ़ते रहिए, हमारा साथ रहेगा। चिंता वाली कोई बात नहीं है, रेगुलर वीडियोस अब से लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप आप तैयारी तो अच्छे से कर ही रहे होंगे, अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो अभी से सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी हम लोग बेसिकली अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ और इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं वो कवर करेंगे, करीबन 5 या 6 सेशन और लगेगा और हम लोग फिनिश कर देंगे हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर नए सब्जेक्ट्स में बढ़ेंगे। ठीक है, तो सारी बातें कर ली है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। चलिए बात कर लेते हैं कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए टॉपिक्स की बात करें, सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा कंटिनेंट्स। कौन कौन से कंटिनेंट्स होते हैं ये देखेंगे, कौन सा सबसे बड़ा छोटा ये सब देखेंगे, किसका कोस्ट बड़ा होता है। तो बेसिक बातें जो कॉन्टिनेंट्स की हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सारा जो पोर्शन है बाकी ये एक प्रकार का रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि माउंटेन्स हम लोगों ने जैसे जैसे हम लोग कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा तो उनके में माउंटेन्स भी हमने डिस्कस किया, तो एक प्रकार का रिवीजन है। और कुछ अगर एक्स्ट्रा छूट गया होगा तो वो भी एडिशन आपको यहाँ पे मिलेगा। सिमिलरली देखिए प्लेटूज की बात हम लोगों ने करनी है, टाइप्स ऑफ प्लेटूज वगैरह, वैलीज के बारे में बात करनी है। ये शायद हम लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं किया था कंटिनेंट्स में, कंटिनेंट्स डिस्कस कर रहे थे जब, तो वो यहाँ पे कवर होगा। इसके बाद रिवीजन, लेक्स तो हमने लगभग सब कवर कर लिया है, तो कुछ एक्स्ट्रा अगर बच गया होगा, और सिमिलरली ग्लास लैंड में अगर कुछ एक्स्ट्रा बच गया होगा तो पुराना रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा अगर पॉइंट ऐड करना होगा तो वो भी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस तरीके से चलेगा हमारा आज का पूरा सेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करेंगे, हम लोग कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, एक एक करके सारे कॉन्टिनेंट्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, अगर एरिया वाइज सारे कॉन्टिनेंट्स को हम लोग को टॉप टू बॉटम अरेंज करना है तो कैसे करेंगे। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा, एशिया। सेकंड नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर आता है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका 5वें नंबर पे है, उसके बाद 6ठे नंबर पे यूरोप, 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। अब आप तो कहेंगे 7 ही कॉन्टिनेंट है, तो देखिए 8वां एक और रीजन है अर्थ में जिसको एक कॉन्टिनेंट का दर्जा मिला है, जिसको बोला गया है जीलैंडिया। जीलैंडिया कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बगल में ये आपका पूरा लैंड मास है, लेकिन ये जो लैंड मास है केवल न्यूजीलैंड कंट्री अगर आप छोड़ दें, इसके अलावा जो भी लैंड मास है वो समंदर के नीचे है, लेकिन है वो कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट का दर्जा मिला हुआ है उसको। तो करीबन इसका जो साइज है आपका ऑस्ट्रेलिया का करीबन 2/3 हिस्सा के बराबर इसका बड़ा साइज है इसका। ठीक है, तो छोटा साइज नहीं है, लेकिन सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपका क्या है, जीलैंडिया। ठीक है, तो ये 8 कॉन्टिनेंट्स के बारे में, नया कॉन्टिनेंट आपने पढ़ा होगा अभी, उसको जीलैंडिया भी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अरेंज करना, सारे कॉन्टिनेंट्स को आप बड़े से छोटा अरेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एशिया पे। देखिए एशिया और यूरोप को सेपरेट करने वाला एक माउंटेन है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरल माउंटेन, रशिया के बीच से पास होता है। ये एक तरफ ये आपका एशिया हो जाएगा, दूसरी तरफ आपका यूरोप हो जाएगा। तो एशिया यूरोप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, सेपरेट करने का काम करता है क्या, यूरल माउंटेन। ठीक है, तो एशिया जैसे कि हम लोग जानते हैं सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, पूरे दुनिया का 1/3 लैंड एरिया एशिया में है। ठीक है, कौन सा, ये जो 3 ये जो आपके बड़े बड़े जो लाइंस होते हैं ना अर्थ में, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इनमें से कौन सा पास करता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका पास करता है थ्रू एशिया। टोटल 49 कंट्रीज है आपके एशिया में। ठीक है, ये बातें हम लोग को समझ में आई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यूरोप की। तो यूरोप आपके 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, ये देखिए तीनों साइड्स, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्वेजियन सी, तो ये पूरा आपका कवर कर रहा है तीनों साइड। एक साइड आपका लैंड एरिया है, ठीक है, जिस साइड आपका रशिया है, बाकी तीनों साइड आपका पानी है, ये हमें पता है। ठीक है, कौन सा सर्कल पास करता है इसमें, देखिए क्या इक्वेटर पास करता है, नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कुछ पास नहीं करता, एक ही लाइन पास करती है सर्कल, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिक सर्कल। ठीक है, आर्टिक सर्कल यहां से पास होता है। टोटल कंट्रीज कितने हैं आपके यूरोप में, तो टोटल 51 कंट्रीज आपके यूरोप में पाए जाएंगे। ठीक है, सब परसेंटेज वाइज अगर आपसे कहे कि किस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ प्लेन्स एरिया है, प्लेन्स भी होते हैं, माउंटेन्स भी होते हैं, प्लेटूज भी होते हैं, तो उसमें देखिए प्लेन एरिया सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आप कहेंगे दिस इज यूरोप। यूरोप में सबसे ज्यादा परसेंटेज प्लेन एरिया आप पास पाएंगे। अब ये भाई एशिया के वेस्ट में है, ये भी कोई ऐसी खास बात तो है नहीं इसमें, ये भी हमें पता है, इट इज वेस्ट ऑफ एशिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया एकमात्र आइलैंड कॉन्टिनेंट है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। पहले तो यूरोप पड़ा, यूरोप तो 3 साइड से घिरा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से घिरा हुआ है पानी से, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। और अगर जीलैंडिया को हटा दिया जाए तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपका यही है, ठीक है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑफ लैंड एरिया अबव द सी लेवल। तो सी लेवल के ऊपर देखा जाए तो वैसे जीलैंडिया जो है मोस्टली वो पानी के अंदर है ना, तो अगर पानी के ऊपर वाला कंटिनेंट हम लोग देखें, प्रॉपर कंटिनेंट लैंड एरिया जहां पर है, तो सबसे छोटा कंटिनेंट हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ओशन से सराउंडेड है ऑब्वियसली, इसलिए आइलैंड कॉन्टिनेंट है। पूरी तरीके से साउथ हेमिस्फीयर में कौन सा कॉन्टिनेंट है, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया है। टोटल कंट्रीज कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया के अलावा आपके और भी कंट्रीज मिला के आपके टोटल 14 कंट्रीज आ जाते हैं। ये बेसिकली ओशिनिया है ना, ओशिनिया भी बोलते हैं। देखिए पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज भी यहाँ पे कई सारे हैं, सारे कंट्रीज मिला के टोटल 14 कंट्रीज हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में, जिसको ओशिनिया भी हम लोग कहीं नहीं बोल देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अफ्रीका की। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है जैसा कि हम लोग जानते हैं। चलिए अब अफ्रीका की खास बात है कि तीनों जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों ही पास करते हैं। ये इक्वेटर पास कर रहा है, इक्वेटर इसको 2 पार्ट में तोड़ देता है ना। बाकी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहां से पास करता है, ठीक है। तो ये देखा टोटल कंट्रीज कितने हैं, 54। एशिया में कितने थे, 49। देखिए एशिया में 49 थे, यूरोप में 51 थे, और एशिया यूरोप से भी ज्यादा कंट्रीज किधर है, अफ्रीका में है, ठीक है, 54 कंट्रीज। तो सबसे बड़ा डेजर्ट जो कि है आपका सहारा डेजर्ट, आपके नॉर्दर्न अफ्रीका साइड में आपको दिखेगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है सहारा। और सबसे लंबा नदी है वो है नील नदी, नाइल रिवर, ठीक है। नाइल रिवर जो जाते हैं ये आपका इट्स द लॉन्गेस्ट रिवर। तो ये कुछ बातें हैं अफ्रीका की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका आपका तीसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है, और पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और पूरी तरीके से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। आपका देखिए ईस्ट वेस्ट हो गया, यहाँ पे आप देखिए ईस्ट है, वेस्ट है, और ये आपका इक्वेटर आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। तो ये जो रीजन है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, पूरी तरीके से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है और पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो टोटल कंट्रीज है आपके 23 कंट्रीज। तो अब आपका साउथ अमेरिका के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ से छोटा सा कनेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंट्री है पनामा से एक कैनाल निकाला गया है, पनामा कैनाल, ठीक है। और ये जो पनामा इस्थमस है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और ये नीचे आपका ये साउथ अमेरिका, उसको जोड़ने वाला जो लैंड बॉडी है उसको बोलेंगे हम लोग पनामा इस्थमस। देखिए इस्थमस क्या होता है, हम लोग अगर इस्थमस को डिफाइन करें तो वो एक छोटा सा आपका ऐसे लैंड बॉडी है जिसके दोनों तरफ आपका 2 बड़े बड़े वाटर बॉडीज होते हैं, और ये जो लैंड का छोटा सा पीस है वो 2 बड़े बड़े लैंड पीस को आपस में जोड़ता है, और इसके दोनों तरफ आपका वाटर पाया जाता है। ऐसे लैंड के पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्तमस। यहाँ पे सेम चीज है, पनामा स्तमस है भाई, एक तरफ आपका पैसिफिक ओशन, एक तरफ अटलांटिक ओशन, और 2 बड़े लार्ज लैंड समूह, एक नॉर्थ अमेरिका एक साउथ अमेरिका को जोड़ने का काम करता है आपका पनामा स्तमस। आई होप ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपका साउथ अमेरिका। तो देखिए साउथ अमेरिका आपका वैसे तो थोड़ा नॉर्थ अमेरिका में भी है, लेकिन मोस्टली आपका नॉर्थ अमेरिका कह रहा हूँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर में थोड़ा सा पोर्शन, ये देखिए ये वाला पोर्शन आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला जाएगा, लेकिन मोस्टली ये सदर्न हेमिस्फीयर में ही है साउथ अमेरिका। और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा प्लेन एरिया परसेंटेज वाइज कहां पर है, तो आपको ये तो पता ही है, तो यूरोप में है। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेन एरिया परसेंटेज वाइज कहां पर है, इट इज इन साउथ अमेरिका। टोटल आपके 12 कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे लार्जेस्ट रिवर आपका अमेजन है। लॉन्गेस्ट रिवर क्या देखा था हमने अफ्रीका में, नाइल। लार्जेस्ट रिवर मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करने वाला नदी कौन सा है, ये है आपका अमेजन रिवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। इक्वेटर पास करता है, हमें समझ में आ गया, ठीक है। ये इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील से पास करता हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे माउंटेन है आपके, क्या माउंटेन का नाम है, एंडीज माउंटेन्स आपका पाया जाएगा साउथ अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के पहुंचते हैं हम लोग एंटार्क्टिका में। ये देखिए एंटार्क्टिका का हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए साउथ पोल है, साउथ पोल के आसपास ऐसे देखिए माउंटेन रीजन है आपका, ट्रांस अटलांटिक माउंटेन रीजन, ठीक है। उसके बाद ये एंटार्क्टिक पेनिनसुला है, एंटार्क्टिक पेनिनसुला के आसपास ये देखिए वेडल सी है। यहाँ पे देखिए ड्रेक पैसेज यहाँ पे दिखेगा आपको, साउथ अमेरिका को काटता हुआ, मतलब इनके बीच में एक जो आपका सी पैसेज है जिसको बोलते हैं ड्रेक पैसेज, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने देखी है। तो ये इसका जो एक्सपेंस है 60 डिग्री साउथ तक है, मतलब ये आपका 90 डिग्री से 60 डिग्री साउथ तक इसका पूरा आपका एक्सपेंशन आप देख सकते हैं, ठीक है। एकदम सर्कुलर वे में आपका एक्सपेंशन है, ठीक है। तो सही है। तो उसके उस तरफ लैंड पोर्शन के
दूसरी तरफ आपका सदर्न ओशन है। सदर्न ओशन देखिए 60 डिग्री साउथ में खत्म हो जाता है, उसके बाद एंटार्क्टिका चालू हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साउथ पोल भी यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके आसपास परमानेंट आइस शीट है। परमानेंट आइस शीट मतलब देखिए नॉर्मली आइस जो जमा होती है, विंटर्स में आइस जमा होती है, समर होते हैं मेल्ट हो जाता है, लेकिन वो आइस जो चाहे आपका समर हो चाहे आपका विंटर हो कभी भी मेल्ट नहीं होती। ठीक है, हजारों सालों से वो आपका जो परमानेंट आइस शीट जमा हुआ है कहाँ पे, साउथ पोल में, उसी को हम लोग परमानेंट आइस शीट्स बोल देते हैं। ठीक है, हजारों सालों से ये आपका जमा हुआ है। यहाँ पे 2 इंडिया के रिसर्च स्टेशन भी है, पता होना चाहिए आपको, एक है भारती एक है मैत्री। और अगर आपसे ये पूछा जाए सारे कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज्यादा मीन एलिवेशन किसका है, सबसे ज्यादा मीन एलिवेशन मतलब सी लेवल से हाइट, सी लेवल से मीन हाइट सबसे ज्यादा किसकी है, तो आप कहेंगे एंटार्क्टिका का सबसे ज्यादा मीन एलिवेशन है सी लेवल से। ठीक है, और ऑब्वियसली ये भी आपका कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया आता था। ठीक है, तो ये सब बात हमने देख ली एंटार्क्टिका की। चलिए अब एवरेज हाइट ऑफ कंटिनेंट्स देखते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि सबसे ऊंचा कॉन्टिनेंट आपका एंटार्क्टिका है, मीन एलिवेशन सबसे ज्यादा है। उसके बाद देखिए नॉर्थ अमेरिका आता है, फिर अफ्रीका आता है। सबसे कम कौन सा है, सबसे नीचे सी लेवल के सबसे पास, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा हाइट में आता है यूरोप, फिर आता है आपका एशिया, और टॉप 3 बॉटम 3 देखने के बाद बीच में बच जाता है साउथ अमेरिका। तो याद करिए टॉप 3 में कौन सा है, एंटार्क्टिका है, नॉर्थ अमेरिका है, और फिर आपका अफ्रीका है, और बॉटम में आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया है। तो ये कुछ बातें हम लोग को याद रखनी है। और 5th नंबर पे आपका एशिया आता है। तो आई होप समझ गए होंगे एवरेज हाइट ऑफ कॉन्टिनेंट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग माउंटेन। तो सारे माउंटेन देखते हैं हम लोग एक करके। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, इसका हम लोग एक एक्चुअली माउंटेन से एक तरीके से रिवीजन समझिए आप आपका। ठीक है, जल्दी से खत्म करेंगे इसको, ज्यादा कुछ हमें इसमें डिस्कस नहीं करना। जैसे फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स हमें पता है ना क्या होता है, कि नॉर्मली क्या होता है आपका जो प्लेट है ओशनिक प्लेट आपका सबमर्ज करता है आपका ओशनिक प्लेट, और कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर रह जाता है, ये नीचे जाके ऐसे मेल्ट कर जाता है, तो आपके देखिए वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, ऐसे वॉल्केनोज आपके बन के फॉर्म हो जाते हैं। तो हमेशा जो बाहरी है वो नीचे सबडक्ट करता है, लेकिन अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराए और तो अब क्या करेगा, कोई भी आपका सबडक्ट नहीं करता है, तो एक जो है दूसरे आपके इसके ऊपर इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, तो उससे बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स, तो चढ़ने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। ऐसा ही हो रहा है, ये प्लेट मूव कर रहा है, ये प्लेट मूव कर रहा है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर ऐसे चढ़ेगा। ठीक है, तो उससे देखिए कभी कभी आपका ये अंदर नीचे का जो वॉल्केनो है, सॉरी जो आपका मैग्मा है, वो भी ऊपर की तरफ आने लग जाता है, तो ऐसा भी होता है। तो ये है आपके फोल्ड माउंटेन्स। तो अब देखेंगे कहाँ कहाँ फोल्ड माउंटेन्स है। ज्यादा इसकी डिटेल में हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, तो और ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है इसको। बात करेंगे कहाँ कहाँ फोल्ड माउंटेन्स है। देखिए साउथ अमेरिका में आपसे पूछे फोल्ड माउंटेन कौन सा है, आप कहेंगे एंडीज है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कौन सा है, एंडीज इज द लॉन्गेस्ट रेंज। एंडीज का हाईएस्ट कौन सा पीक है, तो दैट इज माउंट एकोनकागुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो फोल्ड माउंटेन्स है वो है आपका रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट कौन सा है, वो है माउंट एल्बर्ट। ठीक है, माउंट एल्बर्ट इज द हाईएस्ट ऑफ रॉकी माउंटेन्स। फिर एशिया की बात करेंगे तो हिमालयाज आएगा, और टॉप 10 हाईएस्ट पीक्स वर्ल्ड के जो है वो सब आपका हिमालय में ही है। और टॉप 10 में से जो टॉप है वो हमें पता है दैट इज माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, जिसका हाइट आपका क्या है 8848.86 मीटर। इसको सागर माथा भी बोलते हैं, चोमो लुंगमा भी बोलते हैं, ये सब बातें समझ में आई हमें। फिर देखिए अफ्रीका की बात करें तो वहां पे क्या एटलस माउंटेन, एटलस के हाईएस्ट पीक का नाम है तौबकल। फिर आते हैं न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में आपका है सदर्न एल्प्स, यूरोप में आपका एल्प्स, दोनों ही फोल्ड माउंटेन है। तो न्यूजीलैंड का जो हाईएस्ट पीक है, सॉरी सदर्न एल्प्स का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट आओराकी या माउंट कुक, और जो एल्प्स का हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट ब्लैंक। तो ये सब बातें हम पता भी है, एक बार रिवीजन हमारा ये हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स की। ब्लॉक माउंटेन्स देखिए इस प्रकार से होता है, यहाँ पे ऐसे फॉल्ट्स होते हैं, एक पोर्शन ऊपर आ जाता है जिसको बोलते हैं हॉर्स्ट, और एक लैंड का पोर्शन आपका नीचे की तरफ धस जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रैबन। ठीक है, तो ये हॉर्स जो है एक प्रकार के माउंटेन की तरह फील होता है आपको। इसके एग्जांपल आप देख लेते हैं। देखिए यूएसए में आपका सीरिया नवाडा है कैलिफोर्निया में, और आपका बसाच रेंज आपका यूटा प्रोविंस में है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस में वोस्जेस, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज, और इंडिया में भी आपके विंध्यास और सतपुरास जो है दे आर ऑल्सो ब्लॉक माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स देख लिया, और हम लोगों ने ब्लैक माउंटेन्स देख लिया, उसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं डोम्ड माउंटेन्स की। डोम्ड माउंटेन्स कैसे होते हैं भाई, देखिए यहाँ पे देखिए मैग्मा पूरा फिलअप है,
और ये दो प्लेट्स हैं एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है, और ये मैग्मा ऐसे ऊपर की तरफ राइज कर रहे हैं, तो उससे ऐसे डोम फॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली वॉल्केनिक एक्शन की वजह से आपका ये डोम माउंटेन फॉर्म होता है ना। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हमको। सबसे पहले यूएसए के एग्जांपल्स देखते हैं। यूएसए में आपका सिंसिनाटी राइज है, बिग हॉर्न्स, ब्लैक हिल्स, ठीक है, सिंसिनाटी राइज, बिग हॉर्न्स, ब्लैक हिल्स, ये एग्जांपल है आपके यूएसए में ऑफ डोम्ड माउंटेन्स। जापान की बात अगर करें तो जापान में दो माउंटेन्स है आपके, सॉरी, जापान का एक माउंटेन है आपका फुजियामा, एक आपका इक्वेडोर में माउंटेन है कोटोपैक्सी। ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, डोम्ड माउंटेन्स के। नेक्स्ट बात करेंगे मिक्स माउंटेन्स। मिक्स माउंटेन्स में ऐसा है ना, कुछ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। हम डायरेक्टली कह नहीं सकते कि ये आपका फोल्ड माउंटेन है, ये कैसा माउंटेन है, क्योंकि बहुत सारे आपके फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं उसके फॉर्मेशन में, तो क्लियरली डिमार्केट नहीं कर सकते आपको किसी एक टाइप के माउंटेन में, उसको बोलते हैं मिक्स माउंटेन्स। एग्जाम्पल्स हैं आपके एनाकोंडा रेंजेस ऑफ यूएसए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे हम रेसिडुअल माउंटेन्स। रेसिडुअल माउंटेन्स पहले देखिए बड़े बड़े माउंटेन्स हो सकते थे, बहुत सारे इसमें फोल्ड माउंटेन्स भी हैं। तो अब ये क्या होता है, जैसे जैसे आपके माउंटेन्स इरोड होते हैं, इरोड होंगे कैसे भाई, हवा चल रही है, बरसात हो रही है हजारों हजारों साल तक, ठीक है, फ्रॉस्ट गिर रहा है, रनिंग वाटर मूव कर रहा है आसपास, तो ये ऐसे इरोड होते रहते हैं। इरोड होते 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 ये छोटे माउंटेन बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे माउंटेन्स को हम लोग बोलते हैं विच आर द रिमेनेंट्स ऑफ माउंटेन्स विच हैव बीन इरोडेड बाय विंड, रेन, फ्रॉस्ट और रनिंग वाटर, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, रेसिडुअल माउंटेन्स। तो जो बच जाते हैं रॉक्स इरोजन के बाद, उसको वो एक माउंटेन की तरह हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और ये है रेसिडुअल माउंटेन्स की बात हमने यहाँ पे समझ ली। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, देखिए अरावली माउंटेन्स, आपके सियरा रेंजेस जो हैं आपके स्पेन में, आपके मेसा रेंज ऑफ यूएसए। इंडिया की बात करें तो देखिए आपका पारसनाथ माउंटेन झारखंड में है, ठीक है, गिरनार रेंज, नीलगिरी हिल्स, ये सब आपके रेसिडुअल माउंटेन्स है, साथ में अरावली तो है ही इंडिया में। इसके अलावा यूरोस माउंटेन्स है, इरोस माउंटेन्स ऑफ रशिया। इसके अलावा व्हाइट माउंटेन कहां पर है, आपका कैलिफोर्निया यूएसए में, इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। फिर एप्लेशियंस यूएसए में, और पिनीन आपका इंग्लैंड में, दीज आर ऑल्सो एग्जांपल्स ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्लेटूज पे आ गए हम लोग। माउंटेन्स हो गया हमारा, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ माउंटेन्स हम लोगों ने डिस्कस किया, बाकी इसके सारे एग्जांपल्स हम लोग कॉन्टिनेंट्स में फिनिश कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं किसकी, प्लेटूज की। प्लेटूज क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्लेशियल प्लेट्यू की, ठीक है। प्लेट्यूज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला होता है ग्लेशियल प्लेट्यू। बेसिकली प्लेट्यू क्या होता है, पहाड़ होता है, पहाड़ को धीरे धीरे इरोड करते करते छोटा कर दिया गया, फिर ये प्लेट्यू बन गया, ठीक है, ऊपर फ्लैट सरफेस हो गया ऐसे। तो कॉज ऑफ इरोजन, अगर ग्लेशियर्स हो आपका, जैसे जहाँ पे काफी ठंड सर्दी होती है वहां पे ग्लेशियर्स फॉर्म हो जाते हैं, उस ग्लेशियर्स के मूवमेंट की वजह से इरोजन होता है, और उस इरोजन के कारण एक माउंटेन आपका प्लेट्यू बन जाए, ऐसे प्लेट्यू को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल प्लेट्यू। ऑब्वियसली हाई लैटिट्यूड्स में होगा ये, ठीक है, आपके हाई लैटिट्यूड्स में देखने को मिलेगा जहां सर्दी ज्यादा होती है, जैसे कि आपका देखिए कश्मीर में ठंड बहुत है, ग्लेशियर्स फॉर्म होता है, तो ये हो गया, ठीक है। हालांकि हाई लैटिट्यूड में कश्मीर नहीं है, बट स्टिल वहां पे ग्लेशियर्स तो फॉर्म होते ही हैं बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ठंडा रीजन है, तो वो एक रीजन हो गया आपका कश्मीर प्लेट्यू। प्रूशियन प्लेट्यू आपका जर्मनी में है, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं ग्लेशियल प्लेट्यू बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लूवियल प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है कि आपका बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स जो है अपने साथ आपका डिपॉजिट करती हैं आपकी मिट्टी, ठीक है, तो सेडिमेंट्स की डिपोजिशन के वजह से रिवर्स आपका डिपॉजिट करता रहता है, सेडिमेंट करता रहता है, तो ये एक हाइट बन जाता है और ये प्लेट्यू फॉर्म हो जाता है। जैसे कि आपका विंध्यन प्लेट्यू हो गया, आपका चेरापूंजी प्लेट्यू, बहुत बारिश होती है, बहुत डिपॉजिट होती है, तो उसकी वजह से प्लेट्यू बन गया। म्यांमार में आपका शान प्लेट्यू है, तो शान प्लेट्यू, चेरापूंजी प्लेट्यू और विंध्यन प्लेट्यू आर द एग्जांपल्स ऑफ आपका फ्लूवियल प्लेट्यू, ठीक है। चलिए ये देखा, ये डिपोजिशन की वजह से बनी, ठीक है, और ये आपकी इरोजन की वजह से बनी, ग्लेशियल वाला आपका इरोजन की वजह से बना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डोम प्लेट्यू की। अब ये जो प्लेट्यू है, ये आपका शेप इसका कैसा है, डोम जैसा, जैसे डोम माउंटेन्स होते थे ना, वैसे डोम्ड प्लेट्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर डोम शेप का प्लेट्यू है तो हम कहते हैं डोम प्लेट्यू। जैसे कि ओजार्क प्लेट्यू आपका यूएसए में, छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका कैलिफोर्निया का एक प्लेट्यू है, ओजेई प्लेट्यू। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है विंडी प्लेट्यू, ठीक है। डोम प्लेट्यू तो शेप पे डिपेंड करता है। दोबारा आते हैं विंड पे। आपका भाई माउंटेन है, माउंटेन को इरोड किया, इरोड किसने किया, विंड की वजह से। अगर इरोड होता है, हजारों सालों में इरोड होते होते प्लेट्यू बन जाए, ऐसा प्लेट्यू है आपका पोटवार प्लेट्यू पाकिस्तान का, और लोएस्ट प्लेट्यू आपका चाइना में, ठीक है। ये विंड प्लेट्यू है, यानी कि इरोजन कौन कर रहा है, आपका विंड कर रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आपके इंटर माउंटेन प्लेट्यू, यानी कि एक यहाँ माउंटेन है, ये एक दूसरा माउंटेन है, उसके बीच में आपका ऐसे करके ये सब माउंटेन रेंजेस है, उनके बीच में आप देखिए ये प्लेट्यू वाला रीजन जो है इसको हम कह सकते हैं दिस इज इंटर माउंटेन प्लेट्यू। दो माउंटेन्स के बीच का प्लेट्यू जो है दैट इज आपका इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इसका एग्जांपल क्या है, पामीर प्लेट्यू है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। तिब्बत प्लेट्यू है, इसको हम लोग हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड इज तिब्बत प्लेट्यू। तो ये भी यहाँ, इसके भी नॉर्थ में आपके माउंटेन्स है, साउथ में आपके हिमालयाज हमें पता ही है। तो ये आपका तिब्बत प्लेट्यू हो गया इंटर माउंटेन। और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, ये देखिए कोलंबिया प्लेट्यू हो गया यहाँ पे, कोलंबिया प्लेट्यू। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपका मैक्सिकन प्लेट्यू। मैक्सिकन प्लेट्यू के दोनों तरफ आपका जैसे पहाड़ है, ये आपका सियरा माद्रे ओसिडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये दोनों माउंटेन्स के बीच में आपका मैक्सिकन प्लेट्यू है, ये देख लिया हमने। फिर बात करते हैं हम लोग, ये देखिए आप अब बोलिविया पेरू चिली वाले रीजन में आपका प्लेट्यू है, ठीक है, एंडीज के पास, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टीप्लानो प्लेट्यू। ऑल्टीप्लानो, कोलंबिया, मेक्सिको प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू और आपका पामीर प्लेट्यू, ये सारे आर एग्जांपल्स ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू। हाई ऑल्टेज प्लेट्यू दैट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स, आसपास इसके सारे माउंटेन से सराउंडेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पीडमोंट प्लेट्यू की। पीडमोंट प्लेट्यू आसान, एक माउंटेन होता है और सी होता है, उसके बीच में जो रेज्ड आपका प्लेटफॉर्म है इसको बोलते हैं हम लोग पीडमोंट प्लेट्यू। एग्जाम्पल है आपका पीडमोंट ऑफ यूएसए, नाम ही इसका पीडमोंट रख दिया यूएसए वालों ने, ठीक है। इसके अलावा पेटागोनिया जो है आपका साउथ अमेरिका में हमें पता है, ये एक प्लेट्यू है विच इज अ पीडमोंट प्लेट्यू, ठीक है। एग्जांपल समझ गए हम लोग क्या होता है, ये समझ गए हम लोग, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू मतलब है कॉन्टिनेंटल प्लेट के आसपास, जैसे यहाँ पे ओशन है, तो ये जो कॉन्टिनेंट वाला जो रीजन है ये एक प्रकार का प्लेट्यू की तरह काम करेगा। So basically it is a large protrusion of the lithospheric surface that roughly matches a continent. It is also called as continental shelf. अच्छा, it also includes, यानी कि इसमें देखिए ये आपका प्लेट्यू है और इसके अंदर आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो आ जाएगा ना, वो भी इसके अंतर्गत ही आ जाता है इस प्लेट्यू के, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये देखा हमने कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा क्या है भाई, दिस इज कॉन्टिनेंटल। जैसे आपका ये गुजरात बनाया ना हमने, तो यहाँ पे देखिए ये आपका प्लेट्यू है, ये आपका प्लेट्यू रीजन है, ये इसके साइड में देखिए यहाँ पे ओशन है, ठीक है, और ये आपका प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू से धीरे धीरे ओशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है, और उसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी इंक्लूडेड होगा। चलिए फिर अरेबियन प्लेट्यू हो गया, अंटार्कटिका प्लेट्यू, ग्रीनलैंड प्लेट्यू, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू, साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू, मेसेटा प्लेट्यू, ये आपका स्पेन में है, आइबेरियन पेनिनसुला में। मेसेटा प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कोस्टल प्लेट्यू। कोस्टल प्लेट्यू आपका क्या है, दीज आर लो लाइंग एरियाज, आपके लो लाइंग फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड है, तो जिसको कोस्टल प्लेट्यू हम लोग बोलते हैं, कोस्ट के पास है, ठीक है, जैसे कि कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, ये देख लिया। फिर आपका वॉल्केनिक प्लेट्यू है, आपका वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो आपका लावा एक्यूमुलेट हो रहा है होते होते सालों साल, ये एक प्लेट्यू बनके तैयार होता है, ठीक है। इट्स अ प्लेट्यू फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ लावा फ्लोज, कंटिन्यूसली लावा फ्लो कर रहा है और एक प्लेट्यू बना दिया। From many small volcanic eruptions over time is volcanic plateau. Example कोलंबिया प्लेट्यू हो गया, कोलंबिया प्लेट्यू आपका इंटर माउंटेन भी है, ठीक है, और आपका यहाँ पे वॉल्केनिक भी देखा हमने। इसके अलावा पेनिनसुलर प्लेट्यू भी हमने देखा, इट इज ऑल्सो अ वॉल्केनिक प्लेट्यू, ठीक है। अब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू में भी देखा था हमने, तो ये वॉल्केनिक प्लेट्यू भी है, क्योंकि भाई एक तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू के सारे गुण है और लावा से भी बना हुआ है, तो ये वॉल्केनिक प्लेट्यू भी तो हो जाएगा। जरूरी थोड़ी एक पर्टिकुलर प्लेट्यू को आप अलग अलग क्लासिफिकेशन ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए और बात करते हैं शेप के अकॉर्डिंग कैसा होगा प्लेट्यू। जैसे कि अगर डोम शेप का है तो डोम प्लेट्यू, डाइसेक्टेड प्लेट्यू यानी कि प्लेट्यू एक प्लेट्यू है, उस प्लेट्यू के थ्रू आपका एक रिवर फ्लो कर रहा है, उसको कट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आसाम प्लेट्यू हो गया, डाइसेक्टेड प्लेट्यू बोलते हैं इसको, ठीक है, प्लेट्यू के बीच में रिवर फ्लो कर रहा है उसको काटते हुए। उसके बाद आपका स्टेप्ड प्लेट्यू, ये भी शेप पर मैटर करता है। इस प्रकार के स्टेप्ड शेप अगर बन रहा है प्लेट्यू में तो उसको बोलते हैं स्टेप्ड प्लेट्यू, जैसे कि आपका हो जाएगा विंध्यन प्लेट्यू। इसके अलावा रिजुविनेटेड प्लेट्यू, रिजुविनेटेड प्लेट्यू है आपका बढ़िया एक प्लेट्यू बना हुआ है, वो आपका इरोड करते करते डिग्रेड हो गया, उसके बाद दोबारा अपलिफ्टमेंट हो गई उस एरिया की, तो उसको बोलेंगे रिजुविनेट, यानी कि पहले एक प्लेट्यू था, उसको धीरे धीरे इरोजन से डिग्रेड होता होता प्लेन बन गया, उसके बाद दोबारा राइज करता है बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज, तो उसको बोल देंगे रिजुविनेटेड प्लेट्यू। जैसे कि आपका मिसौरी प्लेट्यू है और आपका रांची प्लेट्यू है, आर एग्जांपल्स ऑफ रिजुविनेटेड प्लेट्यू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्लाइमेट के बेसिस पे। अब ये तो आसान है, अब आपका प्लेट्यू के आसपास आपका बारिश हो ही नहीं रही है तो ड्राई रीजन है, जैसे कि पोर्टवार प्लेट्यू, अरेबियन प्लेट्यू या पेटागोनिया प्लेट्यू, उसको बोल देंगे हम लोग ड्राई प्लेट्यू। खूब बरसात हो रही है तो बोल देंगे वेट प्लेट्यू, जैसे कि आसाम मेघालय प्लेट्यू हो गया,
उसके बाद आपका आइस शीट्स जमा हुए हैं वहां पे, यानी कि ठंडे रीजन्स में, जैसे कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। तो दीज आर बेस्ड ऑन क्लाइमेट। नेक्स्ट हम लोग बातें हैं वैलीज की बात। यहाँ पे प्लेटूज खत्म कर ली। नाउ वी विल डिस्कस वैलीज। वैलीज डिस्कस करते हैं, चलिए। तो अब पढ़ेंगे हम लोग, देखिए वैलीज ऑफ द वर्ल्ड में कौन कौन से वैलीज आप देख सकते हैं। होता क्या है वैली पे पढ़ेंगे। मान लेते हैं कोई प्लेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, उसको अगर काटती हुई आपका कोई रिवर या ग्लेशियर चला जाए तो उससे वैली फॉर्म होता है। ये देखिए वैली का फोटो देख रहे हैं, ये देखिए पहाड़ है आपके, ये पहाड़ के बीच में देखिए नदी बह रही है, तो ये एक वैली फॉर्म कर रही है नदी, है ना, तो ये वैली में फ्लो कर रही है। तो ये आपका माउंटेन है, इसके बीच में नदी फ्लो कर रही है, तो ये वैली में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो वैली समझ गए। अच्छा, एक स्पेशल टाइप की वैली होती है जिसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, सॉरी दो प्लेट्स हैं आपके, एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, तो अब दूर गए, बीच में आपका इस प्रकार से पानी जमा हो गया। अब ये पानी धीरे धीरे बढ़ता चला गया, दूसरे वाटर सोर्स से यहाँ पे पानी इकट्ठा होता चला जा रहा है, ये और दूर जाता चला जा रहा है, और पानी जमा होता चला जा रहा है। तो और बीच में आपका वोल्केनिक एक्टिविटी भी हो रही है। तो बीच वाले रीजन में आपका जैसे ये जो क्रस्ट है, नया क्रस्ट भी फॉर्म कर रहा है आपका वोल्केनिक लावा से, ये नया क्रस्ट भी फॉर्म होता चला जा रहा है। तो ये आपका दिस इज द न्यू क्रस्ट। सबसे नया क्रस्ट आपका सेंटर में होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे पुराना क्रस्ट पुराना होता चला जाएगा, और ये जो है धीरे धीरे और पीछे जाता चला जा रहा है। जैसे जैसे पीछे जा रहा है, आसपास के सी का पानी यहाँ पे जमा होता चला जा रहा है और एक ओशन बना देता है ये आगे। तो ये भी एक प्रकार की रिफ्ट वैली हो गई, ठीक है। तो ओशन बनाने से पहले जो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग रिफ्ट वैली तो बोलेंगे, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल है आपका डेथ वैली। चलिए बात करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बात करेंगे हम लोग रिफ्ट वैलीज में। सबसे पहला एग्जांपल हमने बात करी डेथ वैली की। तो डेथ वैली का ये आप फोटो देख रहे हैं, तो आपकी डेथ वैली की फोटो है। डेथ वैली के सबसे नीचे आप बॉटम पे आप देखेंगे आपके सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट। तो ये देखिए पाइल ऑफ सॉल्ट आपको मिलेगा इस तरीके से आपके बॉटम ऑफ डेथ वैली में। और डेथ वैली नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। और डेथ वैली का पार्ट आपका मोजावे डेजर्ट ऑफ यूएसए का जो मोजावे डेजर्ट है वो भी डेथ वैली में ही आता है। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं डेविल्स गोल्फ कोर्स। डेविल्स गोल्फ कोर्स किसको बोला जाता है, डेथ वैली को। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पंजशीर वैली। पंजशीर वैली आपको पता है ये आपके काबुल के नॉर्थ में है, अफगानिस्तान में है। और यहीं पे आपका सोवियत रशिया से वॉर हुआ था अफगानिस्तान का। और पंजशीर रिवर ये वैली बनाती है, पंजशीर वैली अफगानिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट सिलिकॉन वैली तो फेमस है, हमें पता है, कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को बे में यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ कंप्यूटर चिप्स के लिए काफी फेमस है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपका ग्रेट बेसिन। अब ग्रेट बेसिन देखिए क्या है, आपका ये रॉकी माउंटेन है, सीरिया नवाडा है, इसके बीच में जो रीजन है उसको 3 पार्ट में तोड़ते हैं। जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, दैट इज कोलंबिया प्लेट्यू। हमने कहा था ना इंटर माउंटेन प्लेट्यू। कौन से 2 माउंटेन थे, सीरिया नवाडा, रॉकी, उसके बीच में इंटर माउंटेन प्लेट्यू होगा। इसके साउथ में अगर आएंगे तो फिर ये जो मिलेगा ये आपका बेसिन रीजन है, प्लेट्यू नहीं है, ग्रेट बेसिन रीजन है। दिस इज वैली। अब 2 माउंटेन के बीच में भाई ये आपका प्लेन रीजन है, दिस इज अ वैली रीजन। और इसके और साउथ में चले आएंगे तो 3rd नंबर पे आपको मिलेगा डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट एंड सोनोरन डेजर्ट। तो ये 3 चीजें मिलेगी इन बिटवीन द सीरिया नवाडा एंड द रॉकी माउंटेन्स। तो जो 2nd नंबर पे है ग्रेट बेसिन, इट्स अ रिवर वैली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। तो दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट आर्टिशियन बेसिन। ग्रेट आर्टिशियन बेसिन कहां पर है, पहली बात तो ये पता चले ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये दिस इज द ग्रेट आर्टिसन बेसिन। ये बेसिन की खास बात क्या है, व्हाट इज एन आर्टिसन बेसिन, कि देखिए ये है अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर रिसोर्स मिलेगा आपको। बेसिकली एक आर्टिसन बेसिन में क्या होता है, ये एक लो लाइंग एरिया है जहां पे आपके ग्राउंड वाटर जो है ना उसके ऊपर आपके बहुत सारे रॉक्स वगैरह पाए जाते हैं और वो ग्राउंड वाटर को प्रेशराइज करके कंप्रेस करके रखते हैं, ठीक है। तो आसपास के रॉक्स हैं उसने ग्राउंड वाटर को प्रेशराइज करके रख दिया गया है और ये आपका फ्रेश वाटर सिस्टम है। तो ऐसा फ्रेश वाटर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आर्टिसन बेसिन। और दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिसन बेसिन आपको ऑस्ट्रेलिया में है, ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट आर्टिसन बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये देखा हुआ है वैली में, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि हमें ये पता चल गया कि आर्टिसन बेसिन क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लाइंड वैली। अब देखिए ब्लाइंड वैली क्या होता है। अब ब्लाइंड वैली होता कहां पे है, जहां पे भी कास्ट टोपोग्राफी है। कास्ट टोपोग्राफी का मतलब ये है कि आपका पानी के मूवमेंट की वजह से केमिकल इरोजन हो जाता है और केमिकल वेदरिंग कह लीजिए, केमिकल इरोजन कह लीजिए, तो आपका लैंड में ऐसे गड्ढे फॉर्म हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे गड्ढे फॉर्म हो गए बिकॉज ऑफ केमिकल एक्शन ऑफ वाटर। तो अभी इन्हीं गड्ढों में लेटर से एक आपका पानी चला गया तो ये पानी यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है जमीन के अंदर।
उसके बाद कुछ दूरी पे ये पानी दोबारा बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे मुझे फिर दिखने लग गया ये, लेकिन बीच में तो ये गायब हो गया ना। लेकिन इसको भी एक वैली कंसिडर करते हैं, इसको बोलते हैं इट इज ब्लाइंड वैली। पढ़ेंगे क्या लिखा है। ब्लाइंड वैली इज अ वैली दैट एंड्स अब्रप्टली एट अ पॉइंट वेयर अ स्ट्रीम डिसअपियर्स अंडरग्राउंड। द वैली इज क्लोज एट इट्स डाउनस्ट्रीम एंड। ठीक है, तो ये देखा हमने ऐसे गायब हो गया। देखिए स्ट्रीम ऑफ वाटर आ रहा है, स्ट्रीम ऑफ वाटर अच्छा बहते हुए आ रहा है, उसके अचानक से ये डिसअपियर हो गया एक होल में। उसके बाद कुछ दूर जाके फिर वापस निकलेगा। तो ये हमने देख लिया व्हाट इज अ ब्लाइंड वैली। फिर बात करते हैं कि आपसे पूछेगा वैली ऑफ किंग्स किसको बोलते हैं, या वादी उल मुल्क, ये आपका इजिप्ट में है। ठीक है, यूएसए की वैलीज के नाम लिख लीजिए, रैबिट वैली, प्लेजेंट वैली या ग्रैंड कैनियन। कनाडा में बात करें तो हम्बर वैली, इंडोनेशिया में बाडा वैली। तो ग्रैंड कैनियन आपका यूएसए में है, किंग कैनियन आपका ऑस्ट्रेलिया में है, वॉल्गन वैली ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैकवुड कैनियन ये भी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपको। इसके बाद नेपाल में काठमांडू वैली, चितवन वैली आपके नेपाल में है। ये सब वैलीज के एग्जांपल्स हो गए, नाम याद रखना है कंट्री साइड। नेक्स्ट बात करते हैं आपका फ्रांस में लॉयर वैली, लॉयर रिवर्स फॉर्म करता है ये वैली। पेरू में आपका है सेक्रेड वैली, इटली में पो वैली, पो रिवर हमें पता है इटली का। इंडिया में चुंबी वैली, चुंबी वैली इंडिया, भूटान और तिब्बत के ट्राई जंक्शन में आपको चुंबी वैली देखने को मिलेगा। चुंबी वैली से आपका इंडिया तो टच करता ही है, साथ में भूटान तिब्बत भी टच करता है अपना बॉर्डर। पाकिस्तान में स्वात वैली, स्पेन में है एब्रो वैली। तो ये सब नाम याद करने हैं, इसका कुछ कर नहीं सकते हम लोग, नाम याद करने ही पड़ेंगे आपको, कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अभी लेक्स का रिव्यू। ठीक है, लेक्स जितने भी हम लोग ने पढ़े थे उसका एक शॉर्ट रिव्यू देखेंगे हम लोग। सारे डिफरेंट लेक्स जितने मैंने पढ़े हैं, तो उनमें से कुछ लेक्स का हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर डालेंगे, तो वो भी लेक्स भी याद हो जाएगा। चलिए बात करेंगे हम लोग क्रिएटर झीलों की, क्रिएटर लेक्स। क्रिएटर लेक्स जैसे कि नाम आपसे पता चल रहा है कि ये आपके बेसिकली या तो वॉल्केनिक क्रिएटर्स होते हैं, कैलेडराज होते हैं, ठीक है, या फिर मीटियोराइट इम्पैक्ट की वजह से बनते हैं। मीटियोराइट इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ भाई, मीटियोराइट आपका अर्थ से ऐसे स्ट्राइक करता है और ऐसे गड्ढा बना देता है। इसके अलावा आपका वॉल्केनिक कैलेडरा, जैसे ये आपका वॉल्केनो है, ठीक है, छोटा सा वॉल्केनो है, अचानक से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, उसका ये पूरा एरिया उड़ गया, तो अभी क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से दिखेगा वॉल्केनो, और ये आपका झील बन जाएगा, यहाँ पानी जमा हो जाएगा तो लेक बन जाएगा। तो इस प्रकार के लेक जो या तो मीटियोराइट इम्पैक्ट से बनते हैं, या तो फिर आपके कैलेडरा फॉर्मेशन, वॉल्केनिक क्रेटर्स या कैलेडरा फॉर्मेशन की वजह से बनते हैं ऐसे डिप्रेशंस, उसमें पानी जमा हो जाता है और वो लेक बन जाते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे टिटिका का लेक, टिटिका का लेक साउथ अमेरिका में है, हमें पता था, है ना। इसके अलावा क्रेटर लेक आपका यूएसए में भी है, लोनार लेक इंडिया भी एक क्रेटर लेक है, और एवर्नस लेक आपका इटली में है। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्रेटर लेक्स। नेक्स्ट, सीस्मिक लेक्स क्या होते हैं भाई, ऐसे लेक्स हैं जिनमें आपके सीस्मिक वेव्स जिनको हिट करते हैं। सीस्मिक वेव्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक आने की वजह से जो आपके वेव्स उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उन वेव्स की वजह से बने हुए जो लेक हैं उनको बोलते हैं हम लोग सीस्मिक वेव्स। इसका एग्जांपल है लेक जिनीवा आपका स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लेशियल लेक्स। ग्लेशियल लेक्स क्या होते हैं, दे आर द बॉडीज ऑफ वाटर दैट आर फॉर्म फ्रॉम ग्लेशियल एक्टिविटी। ग्लेशियर्स के कारण, आपका उसके मूवमेंट के कारण ऐसे आपके डिप्रेशंस बन जाते हैं, तो वो जब लेक्स बनते हैं तो उन्हें ग्लेशियल लेक्स कहते हैं। ग्लेशियल लेक्स फॉर्म व्हेन अ ग्लेशियर इरोड्स द लैंड, आपका ये ग्लेशियर आपका लैंड को इरोड करके उसमें ऐसा डिप्रेशन बना दे। और भाई ठीक है, यहाँ पे पहले बर्फ था, ठीक है, उसके बाद जब बर्फ मेल्ट हो जाएगा तो ये पानी निकल जाएगा और ये डिप्रेशन रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेल्ट होने के बाद आपका ये जो पानी है जो इसके ऊपर जमा हो जाता है, इसको हम लोग लेक बोल देते हैं। तो ये आपका फिर से पढ़ेंगे, आर द बॉडीज ऑफ वाटर that are formed from glacial activity. Glacial lakes form when a glacier erodes the land and then it melts, filling the depression created by the glacier. ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ग्लेशियल लेक्स का। आपके 5 ग्रेट लेक्स यूएसए के जो हम लोगों ने पढ़ा है, वही आपके ग्लेशियल लेक्स हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि 5 ग्रेट लेक्स आर ग्लेशियल लेक्स। कौन कौन से 5 ग्रेट लेक्स अभी देखेंगे, पता होगा ही आपको, ठीक है, अभी फिर से देखेंगे इसको, है ना। उसके अलावा देखिए फ्रैक्चर्ड लेक्स होते हैं। फ्रैक्चर्ड लेक्स यानी कि रिफ्ट वैली के बनने की वजह से। भाई रिफ्ट वैली हमने पढ़ा है ना क्या होता है, तो भाई रिफ्ट वैली अगर बन रहा है तो आपका देखिए ये आपके 2 प्लेट्स अलग अलग मूव हो रहे हैं, बीच में ऐसे पानी जमा हो रहा है, तो बीच में पानी जमा होने की वजह से लेक्स बनते हैं। और ये आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो आपके प्लेट्स हैं लिथोस्फेरिक, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो बीच में जगह खाली हो गई ना, यहाँ पे पानी जमा हो गया। ऐसा लेक का एग्जाम्पल आपका डेड सी, तो जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर में जो डेड सी है वो लेक। इसके अलावा तंगानिकिया लेक आपका अफ्रीका का, और बैकाल लेक रशिया का, ये आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्चर्ड लेक्स। रिफ्ट वैली बनने के कारण ऐसे लेक्स बनते हैं, ठीक है।
अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि रशिया में आपके 3 बड़े बड़े लेक हैं, बैकाल लेक, ओनेगा लेक और लडोगा लेक। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एशिया वाले कॉन्टिनेंट के मैपिंग में, तो ये दोबारा रिवीजन हो गया आपका। तो बैकाल लेक हमको पता है इट इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपका कौन सा है, दैट इज लेक बैकाल। सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक अगर बोला जाए तो लेक बैकाल, और बोला जाए सबसे डीप लेक कौन सा है तो वो भी आपका लेक बैकाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रशिया में लेक ओनेगा, लेक लडोगा है, ये सब हम लोग जानते हैं। इसके अलावा लेक टिटिकाका कहां पर था, आपका बोलीविया और पेरू के बॉर्डर में था, एंड इट इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी साउथ अमेरिका के मैपिंग में। अब लेक चैड, तो लेक चैड जो है आपसे बोलेगा कौन से 4 कंट्रीज के बॉर्डर में है, तो ये जो लेक चैड है आपके 4 कंट्रीज है, एक तो नाइजर, नाइजीरिया, ऐसे याद रखिए, नाइजर और नाइजीरिया दोनों एन से है, एक नाइजर एक नाइजीरिया। उसके बाद बाकी दोनों सी से, आपका चैड और कैमरून, इन दोनों के बीच में आपको लेक चैड मिलेगा। ठीक है, ये 4 कंट्रीज हो गए, नाम भी हम लोग को याद हो गया। ठीक है, और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स, देखिए लेक तिसो सीक्रू, लेक तिसो सीक्रू आपका तिब्बत में है और ये हाईएस्ट लेक है, सबसे ऊंचाई पे बना हुआ जो लेक है वो आपका है तिसो सीक्रू। इंडिया का हाईएस्ट लेक कौन सा है ये भी पता होना चाहिए, तो लेक चोलामू आपका सिक्किम में है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट लेक है। अच्छा, अब बात करते हैं सलाइनिटी की, कौन सा लेक है जो सबसे ज्यादा सलाइन है, तो देखिए वैन लेक आपका टर्की में है, इसकी हाईएस्ट सलाइनिटी है करीबन 330% की। सेकंड नंबर पे आता है आपका डेड सी सलाइनिटी के मामले में तो नंबर 2 है, लेकिन अर्थ का सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है दैट इज डेड सी। ठीक है, सबसे लोएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ पूछा जाए तो दैट इज डेड सी। सबसे सलाइन आपका सी कौन सा है, दैट इज वैन लेक, सॉरी सबसे सलाइन लेक आपका वैन लेक है टर्की में। और तीसरे नंबर पर सलाइनिटी में आता है ग्रेट सॉल्ट लेक। तो यूएसए का सबसे सलाइन लेक पूछा जाएगा तो आप कह देंगे कि ग्रेट सॉल्ट लेक है, 220% इसकी सलाइनिटी है। ठीक है, अगर देखिए फ्रेश वाटर के मामले में लार्जेस्ट लेक हमें पता है बैकाल हो गया, लेकिन टोटल लार्जेस्ट लेक सबसे बड़ा जो लेक है वो आपका कौन सा हो जाएगा, कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक। नाम के आगे सी लगा है लेकिन है लेक। ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक है ये, तो ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक के लीजिए, लार्जेस्ट लेक आपका यही है। तो यूरल रिवर और वोल्गा रिवर यहाँ गिरती है आपका कैस्पियन सी में, ये भी हमको मालूम। इसके अलावा एक आपका लेक है दैट इज अराल सी, तो ये सी नहीं है, ये भी एक लेक है। और यहाँ पे देखिए उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में बॉर्डर में आपका ये लेक पड़ता है। ठीक है, बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान 2 नदियां गिरती है इसमें, कौन सी, आपका अमू दरिया और सिर दरिया। ठीक है, अमू दरिया और सिर दरिया इसमें फॉल करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आते हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका में ये बड़ा वाला लेक आपको दिख रहा है, हाँ सबको पता है, ये है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया कौन से कंट्रीज के साथ टच करती है आपको पता होना चाहिए, कीनिया, युगांडा, तंजानिया, ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखिए आपके कुछ लेक्स हैं यहाँ पे, देखिए किनारे आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि डीआरसी और युगांडा के बीच में ये सब लेक हैं आपके। कौन से, सबसे ऊपर नॉर्थ में एल्बर्ट लेक, फिर आपका एडवर्ड लेक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एडवर्ड लेक आपका युगांडा में पड़ता है मोस्टली। ठीक है, एडवर्ड लेक आपका ऑब्वियसली युगांडा में पड़ता है, और इस लेक एडवर्ड में आपका एलिजाबेथ नेशनल पार्क है। ये देखिए यहाँ पे आपका ये लेक एडवर्ड दिखेगा आपको। अच्छा, फिर बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेक आ जाते हैं हम लोग, ये यहाँ पे जो लेक आपको दिख रहा है ऑब्वियसली यहाँ पे लेक कीवू भी है। ठीक है, देयर इज अ लेक कीवू। तो लेक कीवू आपका देखिए 2 कंट्रीज है यहाँ पे, एक है आर फॉर रवांडा, बी फॉर बुरुंडी। तो रवांडा में आपका है लेक कीवू, है ना, तो बेसिकली रवांडा और डीआरसी के बीच का बॉर्डर बनाता है। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका तंगानिकिया लेक। ये आपका तंगानिकिया लेक है और इसके नीचे ये आपका मालावी लेक है। पहले बात करते हैं तंगानिकिया की। तंगानिकिया कौन से कंट्रीज को टच करता है, तो आप कहेंगे जाम्बिया को टच करता है, तंजानिया को तो करता ही है, और आपका डीआरसी को भी टच करता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को भी करता है। ठीक है, इसके अलावा आपका ये जो नीचे बुरुंडी है, बुरुंडी को भी टच करता है। तो 4 आपके कंट्रीज देख लिए, बुरुंडी, डीआरसी, तंजानिया और जाम्बिया। फिर आते हैं मलावी लेक, इसको न्यासा लेक भी बोलते हैं, और ये कौन से कंट्रीज टच कर रहा है, देखिए यहाँ पे आप मोजाम्बिक देख लीजिए, ये आपका मोजाम्बिक को टच कर रहा है। फिर मालावी पूरे कंट्री को तो टच कर ही रहा है, नाम ही मालावी है तो मालावी लेक को तो करेगा ही, और इस किनारे आपका तंजानिया को भी टच कर रहा है। तो तंजानिया, मालावी और मोजाम्बिक आर द कंट्रीज विच आर टच्ड बाई आपका लेक मालावी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आते हैं हम लोग कनाडा में लाइन से आपके लेक लगे हैं। देखिए सबसे पहले बियर लेक है। ठीक है, बियर लेक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे याद करता हूं, देखिए बियर को ग्रेट स्लेव ने मारा, पहले एक बियर था। ठीक है, उसको एक ग्रेट स्लेव ने मार दिया। अब क्योंकि स्लेव बहुत ग्रेट काम किया तो इसलिए नाम पड़ गया ग्रेट स्लेव।
उसके बाद ये ग्रेट स्लेव आता है आथावास्का लेक में, ये याद करना पड़ेगा आथावास्का लेक में उसने थोड़ा रेस्ट लिया, उसके बाद आके जाके उसने रेनडियर को मार दिया। देखिए पहले उसने बियर को मारा, आगे रेनडियर को मारा, उसके बाद आपका विनी द पू के पास आके सेटल हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी मैं याद करता हूँ, आप कुछ भी कर लो। तो ये लाइन से लगे हुए हैं, बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, आथावास्का लेक, रेनडियर लेक और विनीपेग लेक, ये लाइन से आपको याद करना है। अच्छा, आथावास्का लेक को हम लोग प्यार से यूरेनियम सिटी भी बुलाते हैं। इसके अलावा ग्रेट स्लेव ये लेक को हम लोग येलो नाइफ सिटी बोलते हैं, और बियर लेक के पास आपका पोर्ट रेडियम है। ठीक है, पोर्ट रेडियम, येलो नाइफ सिटी और यूरेनियम सिटी। ठीक है, आपका इन लेक के पास सेटल्ड है। कनाडा की बात कर ली हमने, अब आते हैं हम लोग कनाडा यूएसए के बॉर्डर में। ग्रेट लेक्स की बात तो करे बिना काम खत्म नहीं होगा हमारे लेक्स की कहानी का। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लेक जो है, पांचों में सबसे बड़ा लेक कौन सा है? हमें पता है लेक सुपीरियर है, हमें पता है लेक सुपीरियर है यहाँ पे। ये आपका लेक मिशिगन है। लेक मिशिगन की खासियत क्या है कि ये पूरा यूएसए में है, कंप्लीटली इन यूएसए, यही तो लिखा है यहाँ पे, मिशिगन जो है दैट इज कंप्लीटली इन यूएसए। बाकी जो चारों लेक हैं, चाहे सुपीरियर हो, उसके बाद यहाँ पे लेक ह्यूरन हो, चाहे एरी हो, या फिर ओंटारियो लेक हो, यहाँ पे ये सारा आपका यूएसए और कनाडा का बॉर्डर फॉर्म करता है। ठीक है, और ये काफी इंडस्ट्रियलाइज रीजन है, काफी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर सुविधा मौजूद है। ठीक है, उसके बाद ये लॉरेंस रिवर यहाँ पे आ जाएगा और आगे बढ़ के फिर कनेक्ट कर देगा अटलांटिक ओशन को। तो ये सब जानते हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो अब कौन कौन सी सिटीज आसपास है, तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी, जैसे सुपीरियर के आसपास है डुलूथ सिटी, मिशिगन के पास है शिकागो। ठीक है, उसके बाद देखिए एरी के पास है डेट्रॉयट, और टोरंटो के रिवर के पास है ओंटारियो के पास। तो ये कुछ ध्यान में रख सकते हैं बातें। फिर देखिए ओटावा भी है यहाँ पे सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्रासलैंड्स की। तो ग्रासलैंड जैसे कि हम लोग जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, आपके ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो दोनों की बात एक एक करके करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की। तो मेनली आपका ये अगर अर्थ मान ले, इक्वेटर मान ले, तो ये 10 डिग्री से लेके आपका 25 डिग्री तक आपका रहता है जो ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं, यानी कि सवाना भी बोलते हैं इसको। तो ये रीजन है। अब देखिए 10 से 25 डिग्री, नॉर्थ में भी साउथ में भी। चलिए अभी कैसा होता है बायोम, बायोम इसका देखने में कैसा लगता है, जैसे फोटो में दिख रहा है आपको। तो जैसे पूरा देखिए घास से भरा हुआ है, पूरा मैदान घास से भरा हुआ है, बीच में देखिए ऐसे बड़े बड़े पेड़ भी दिखेंगे आपको, और ऐसे बड़े बड़े जानवर, शेर जैसे, शेर, चीता, एलिफेंट्स, ये सब घूमते रहते हैं यहाँ पे। इस प्रकार का कुछ एनवायरमेंट होता है आपका सवाना ग्रासलैंड बायोम का। सवाना ग्रासलैंड बायोम से थोड़ा और ड्राई का हो जाए तो आपको डेजर्ट बायोम मिलेगा, और पानी उससे थोड़ा सा अगर हम लोग और वेट हो जाए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा। तो दोनों के बीच का जो बायोम है दैट इज सवाना ग्रासलैंड बायोम, जो ना तो डेजर्ट की तरह ड्राई होता है, ना तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह एकदम गीला होता है, यानी कि इतना वेट नहीं होता, इतनी बारिश नहीं होती ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसा। तो बीच, इनके बीच का कुछ बायोम होता है। ठीक है, चलिए अब और बात करते हैं कहाँ कहाँ है, देखते हैं। यहाँ देखिए ये अफ्रीकन सवाना। ठीक है, अफ्रीकन सवाना। अब देखिए ये आपका सारा डेजर्ट है और ये आपका क्या रेन फॉरेस्ट है। तो रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का बायोम हो गया, तो ये इनके बीच का है। तो जैसे ड्राइनेस, यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ड्राइनेस कम होती चली जाती है, फिर सवाना आता है, और सवाना के बाद और ज्यादा बीच में आ जाएंगे हम लोग इक्वेटर के पास, तो ये आपका कॉन्गो बेसिन आ जाएगा। कॉन्गो बेसिन बेसिकली आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए बायोम चेंज होता है डेजर्ट से इक्वेटोरियल रीजन तक, और बीच में आपको मिल जाता है सवाना। तो ये अफ्रीकन सवाना। ऐसा एक और सवाना होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलियन सवाना भी होगा। ठीक है, वो आगे देखेंगे, एक बार मैपिंग कर लूंगा मैं तो उसमें दिखाऊंगा। तो अफ्रीकन सवाना भी है, ऑस्ट्रेलियन सवाना भी है, दोनों ही ट्रॉपिकल है, दोनों ही ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, इसमें चिंता करने वाली बात ही नहीं है। अब साउथ अमेरिका को पकड़ लेते हैं। साउथ अमेरिका में यहाँ पे देखिए सबसे टॉप में ये आपका इलानोस दिखेगा, वेनेजुला वगैरह से पास करता हुआ। तो वेनेजुला और कोलंबिया के से पास करता है ये। उसके बाद आप थोड़ा सा एकदम नीचे आ जाइए, तो एकदम नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप यूरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में ये वाला जो एरिया है, ये आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। नाम है इसका क्या, कैंपोस। कैंपोस हो गया, इलानोस हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग ये सेंटर, ये ब्राजील और गयाना वाला जो रीजन है, इतना बड़ा वाला रीजन, ये रीजन को हम लोग बोलते हैं कैंपो सराडो, इसको बोलते हैं कैंपो सराडो। ठीक है, देखिए ये वाला रीजन आपका कटिंगा रीजन है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये कैंपा सराडो देख लिया हमने, ये ग्रासलैंड नहीं है ना, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका 5वें नंबर पे ये आ जाता है आपका सेल्वास, अमेजन बेसिन। यहाँ अमेजन रेन फॉरेस्ट भी मिल जाता है, कुछ कुछ एरियाज में आपको ग्रासलैंड भी मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज सेल्वास। इसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये अर्जेंटीना है, ये यूरुग्वे है,
ये पराग्वे है और ये बोलीविया है। तो बोलीविया पराग्वे से टच करता हुआ ये वाला जो रीजन है ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में है ये, इसको बोलते हैं पंटानेल। साउथ वेस्ट ब्राजील, ब्राजील के साउथ वेस्ट रीजन में है ये। तो ये भी हमने देख लिया। दीज आर द डिफरेंट आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स पे। टेम्परेट ग्रासलैंड्स थोड़ा सा और मतलब आप देख लीजिए, ये आपका इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके ऊपर वाले रीजन में यानी कि हाई लैटिट्यूड्स में आपको मिलेगा टेम्परेट ग्रासलैंड। अब हाई लैटिट्यूड से मिलेगा तो ये ज्यादा रीजन थोड़ा कोल्ड होगा ना, ज्यादा कोल्ड होगा एज कम्पेयर टू आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो यहाँ पर थोड़ा सर्दी दिखेगी आपको, है ना। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, वेल्ड्स आपके साउथ अफ्रीका में है, वेल्ड्स आपके साउथ अफ्रीका में, हमें पता है। इसके अलावा आपका पेम्पास, यही यूरुग्वे अर्जेंटीना वाला रीजन जो है, बड़ा सा रीजन, ये आपका पेम्पास है, अर्जेंटीना ब्राजील यूरुग्वे में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेपीज। तो ये आपके स्टेप्स है। स्टेप्स रीजन में आपका बहुत बड़ा रीजन है ये पूरा देखिए, आपका पूरा मंगोलिया, चाइना का रीजन, अफ्रीका कह रहा हूँ, रशिया का रीजन, कजाकिस्तान, उसके बाद फिर ये आपका टर्की, यूरोप का रीजन, ग्रीस का रीजन, ठीक है। और यहाँ भी थोड़ा बहुत स्पेन और थोड़ा कोस्टल रीजन ऑफ अफ्रीका, मोरक्को वगैरह में भी आपको दिखेगा स्टेप्स। इतना बड़ा रीजन है पूरा स्टेप्स का। आपका ईस्टर्न यूरोप का मोस्टली पोर्शन और सेंट्रल एशिया का मोस्ट पोर्शन है, हालांकि वेस्टर्न यूरोप में भी आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा स्टेप्स। और यहाँ पे देखिए चाइना वाइना वाला रीजन जो है, यहाँ भी आपको स्टेप्स दिखेगा। तो इतना बड़ा ग्रासलैंड है। दिस इज टेम्परेट ग्रासलैंड कॉल्ड एज स्टेप्स। यूरेशिया में प्रेजेंट है, यूरोप एंड एशिया बोथ। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया, ये हमने कहा था ना ऑस्ट्रेलियन सवाना, तो ये आपका टेम्परेट में शो कर रहा हूँ, लेकिन है ये ट्रॉपिकल, है ना। ये आपका ट्रॉपिकल है ऑस्ट्रेलियन सवाना, जो कि पहले ही बताया था ना, जैसे अफ्रीकन सवाना है उसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन सवाना भी है। इसके जस्ट नीचे आपका ये जो है, ये ग्रासलैंड, ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग डाउन्स। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया का होता है डाउन और साउथ अफ्रीका का कौन सा होता है, वेल्ड, ठीक है। उसके बाद प्रेरीज, ये तो बड़ा फेमस है, कनाडा और यूएसए के बीच का प्रेरीज, दिस इज ऑल्सो टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। जैसे कि हमारे कंट्री में, इंडिया में आप देखेंगे ना, मॉनसून क्लाइमेट होता है, तो जहां जहां मॉनसून क्लाइमेट होता है वहां आपको मिलेगा डेसिडुअस फॉरेस्ट। और ये सीजनल होते हैं, यानी कि ये इनका पतझड़ होता है तो ये पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है, पत्ते झड़ते हैं, उसके बाद स्प्रिंग आता है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है ये, डेसिडुअस फॉरेस्ट आपके इनका पतझड़ का सीजन में ये अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। ऐसे डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में मिलेगा, इंडोनेशिया में मिलेगा, और जहां भी मॉनसून क्लाइमेट दिखेगा आपको, वहां पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, इन सब जगह में। तो ये तो इंडिया का रीजन हो गया। इसी प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये आपके साउथ अमेरिका में मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया ना कटिंगा प्लेट्यू, ठीक है। तो ये कटिंगा जो आपका रीजन है आपका नॉर्थ ईस्ट ब्राजील में, यहाँ आप ऐसे ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ग्रांड चाको भी आपका यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने में मिलेगा। अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया वाला रीजन है ना, ये यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था पेंटाथल, देखा था। तो ये कौन सा था, ये आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था। यहाँ पे हमने कैंपो सराडो देखा था, ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था। इसके बगल में देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कटिंगा रीजन, आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वाला रीजन है, या ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। सिमिलरली ग्रांड चाको में भी ऐसा आप देख सकते हैं। और देखिए, और हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ आपका ब्रिगैलो है, ब्रिगैलो। तो यहाँ पे हमने देखा था सवाना रीजन था, ठीक है। नीचे हमने देखा था क्या, डाउन रीजन था, और ये आपका ब्रिगैलो है। ब्रिगैलो इज ऑब्वियसली आपका ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। और इस प्रकार का ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट आपको डार्न वेल्ड मिलेगा, जो वेल्ड है उसके पास ही आपका डार्न वेल्ड भी मिलेगा। यहाँ पे ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम लोग अपने लेक्चर का समापन करते हैं। और सारे आई होप सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्रॉपर मैपिंग भी आपकी करा दी, इसको एक दो बार देख के बस आप रिवाइज कर डालिए, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग